नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस को लगे तगड़े झटके की, बिहार में नीतीश के साथ हुए बड़े खेल की, संकट में आई हरियाणा की बीजेपी सरकार की। इसके साथ ही जानेंगे क्यों अब मुश्किल में फंसे राहुल गांधी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पाकिस्तान में हुए मतदान की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र किया पेश, कल इस पर होगी चर्चा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर किया था जारी। मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, प्रदर्शन के लिए दिल्ली आ रहे यूपी के किसान, नोएडा के कई इलाकों में लगा भीषण जाम। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ईडी के एक्शन पर बोले सीएम केजरीवाल, हम केंद्र में और आप राज्य में आ गए तो क्या होगा। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 724 अंकों की गिरावट के साथ 71,428 पर हुआ बंद। निफ्टी 213 अंकों की गिरावट के साथ 21,718 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की कतार अब लंबी होती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 चुनाव लड़ने के लिए भी पार्टी के पास उम्मीदवार बचेंगे या नहीं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 2024 के रण के आगाज से पहले ही कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आ रही है। पार्टी के दिग्गज नेता एक एक करके उसका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल कांग्रेस नेतृत्व पर उठ रहे हैं। क्या राहुल गांधी पार्टी को एकजुट करने में पूरी तरह से नाकाम है? फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल साफ नहीं है कि उन्होंने 48 साल बाद कांग्रेस को अलविदा क्यों कहा। खास बात यह है कि सियासी घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ जब कांग्रेस महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया के दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बात कर रही है। संभावनाएं जताई जा रही है कि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। उनके बेटे और विधायक जीशान भी कांग्रेस से जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। उन्हें लेकर भी कहा जा रहा है कि वो एनसीपी का दामन थाम सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबा सिद्दीकी ने लिखा है, मैं एक किशोर के तौर पर कांग्रेस में शामिल हुआ था और 48 सालों का ये अहम सफर अच्छा रहा। आज मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। काफी कुछ है जो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें नहीं कहना ही बेहतर है। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरी इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं। सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम सीट से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वो राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। साथ ही वो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। छात्र नेता के तौर पर राजनीति की शुरुआत करने के बाद वो पहली बार बीएमसी में पार्षद के तौर पर चुने गए थे। सिद्दीकी को साल 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने हराया था। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इससे पहले मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था। अब बाबा सिद्दीकी ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में राहुल की यात्रा मुंबई पहुंचने से पहले ही कांग्रेस का बंटाधार हो चुका है। इधर नीतीश का भी बंटाधार होता नजर आ रहा है। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा खेला हो सकता है। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होने वाला है। उससे पहले बिहार में संभावनाओं की सियासत को हवा मिल रही है। बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। वहीं आरजेडी का दावा है कि जेडीयू के 17 विधायक लापता हैं। तो क्या इस बार लालू ने कर दिया है नीतीश का काम तमाम? देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी घमासान मच गया है। नई एनडीए सरकार बहुमत साबित करने की तैयारी में जुटी है। इधर जेडीयू और बीजेपी का दावा है कि उनके विधायक एकजुट हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक लापता हैं। इस बीच बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। उधर कांग्रेस के 17 विधायक अभी भी हैदराबाद में हैं। इधर आरजेडी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे अवध बिहारी चौधरी ने जब से इस्तीफा देने से इनकार किया है, तब से सियासी तापमान बढ़ गया है। अवध बिहारी चौधरी ने खुद बता दिया है कि वो फ्लोर टेस्ट के दिन नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ गेम प्लान तैयार करके बैठे हैं। इधर आरजेडी जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जेडीयू के एक विधायक पिछले कई महीनों से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो कई बार खुलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यही हाल बीजेपी में भी है।
बीजेपी के 2 विधायक भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें से पहले विधायक ने तो हाल ही में अपनी पार्टी के सांसद के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव के टिकट पर अपना दावा ठोक दिया है। तर्क दिया था कि पिछले कई साल से वो विधायक रह चुके हैं। जातीय गणना का हवाला देते हुए बीजेपी की तरफ से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी। वहीं दूसरे विधायक के संबंध अपनी ही पार्टी से सांसद और पड़ोसी विधायक से ठीक नहीं है। इनके बीच हुआ विवाद थाने तक पहुंच गया था। ये भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सूत्रों का कहना है कि इन तीनों विधायकों को सांसद का टिकट अगर बड़ी पार्टी की ओर से मिल जाए तो ये इस्तीफा दे देंगे। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में बड़ा खेला होगा। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। नीतीश के पैरों के नीचे की जमीन लालू ने खींच ली है। वहीं अब कांग्रेस हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर की जमीन खिसकाने में लगी है। हरियाणा में 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। खबरों की माने तो हुड्डा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को गिराने की रणनीति बनाई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर इस वक्त संकट दिखाई दे रहा है। राज्य का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस मनोहर लाल के नेतृत्व वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ जल्द अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने ये फैसला किया है। 2 साल पहले 10 मार्च 2021 को भी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था, लेकिन यह सरकार को मिले बहुमत के सामने टिक नहीं पाया था। उस वक्त कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के सामने मनोहर लाल को 90 में से 55 विधायकों के मत हासिल हुए थे। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए मनोहर लाल को 46 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के खुद के 41 विधायक हैं और जेजेपी के 10 विधायकों के समर्थन से सरकार का गठन हुआ है। 7 निर्दलीय विधायकों में से 6 खुलकर बीजेपी के साथ हैं। सिरसा से हलोपा विधायक गोपाल कांडा भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस के पास कुल 30 विधायक हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बदल सकती है। जेजेपी बीजेपी से नाराज है। अगर वो कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करती है तो हरियाणा में खट्टर सरकार गिर सकती है। बुधवार को चंडीगढ़ में पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ये बैठक 20 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र की रणनीति के लिए बुलाई गई थी। यानी इस बार बीजेपी गठबंधन सरकार पर बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। बीजेपी अब अपनी सत्ता बचा पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इधर राहुल गांधी सत्ता के लिए लंबी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा से वो खुद ही मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर अपने बयान पर फंस गए हैं। 8 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बोलते हुए राहुल ने पीएम पर उनकी जाति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अब इसको लेकर बीजेपी ने राहुल के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। तो कैसे अपने बयानों से मुश्किलों में फंसे हैं राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त ओडिशा से गुजर रही है। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर हैं। अब उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री सामान्य वर्ग से हैं, ना कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से। उन्होंने हमेशा झूठ कहा है। एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, जब भी भाजपा कार्यकर्ता आपके पास आए तो उन्हें एक बात बताएं कि हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश से झूठ बोला है कि वो पिछड़े वर्ग से हैं। उनका जन्म पिछड़े वर्ग में नहीं हुआ है, वो सामान्य जाति से हैं। ये बात आप हर भाजपा कार्यकर्ताओं को बताएं। ऐसा तब हुआ है जब पीएम मोदी ने हाल ही में संसद में खुद को सबसे बड़ा ओबीसी कहा था और कांग्रेस पर पिछड़े समुदाय के नेताओं के साथ व्यवहार करते समय पाखंड में लिप्त होने और दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर राहुल ने पीएम मोदी की जाति को लेकर झूठ कह दिया, जिस पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है और राहुल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। यानी राहुल पहले ही मोदी चोर है और पनौती वाले बयान पर फंसे हुए हैं। राहुल ने अपने लिए एक और मुसीबत मोल ले ली है। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात पाकिस्तान में हुए मतदान की। पाकिस्तान में संसदीय चुनाव के लिए आज वोट डाले गए। करीब 13 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला। शाम तक वोटिंग हुई। मतदान के दौरान कई जगह बम धमाकों की खबरें भी सामने आई। वहीं पूर्व पीएम इमरान खान ने मतदान को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो पाकिस्तान में किसके बीच है मुकाबला, देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए एक साथ आज वोटिंग हुई। मतदान सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। देर रात तक नतीजे सामने आ सकते हैं। चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर 9 फरवरी को नतीजों की घोषणा कर सकता है। आर्थिक तंगी के बावजूद पिछले 4 चुनावों की तुलना में इस बार का चुनाव सबसे ज्यादा खर्चीला है। करीब 1000 करोड़ रुपए इस चुनाव में खर्च हो रहे हैं।
पाकिस्तान में कुल 342 सीटें हैं। इनमें से 272 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 70 सदस्यों को खास तरह से चुना जाता है। इनमें से 60 सीटें महिलाओं के लिए पहले से रिजर्व हैं। पाकिस्तान में आज हो रहे चुनाव में विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान, ये तीनों ही सबसे अहम हैं। इनमें इमरान खान तो जेल में चले गए। ऐसे में नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान की पार्टी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। पाकिस्तान में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। खासकर अशांत बलूचिस्तान में मतदान के बीच 2 बम धमाके हो चुके हैं, जिनमें 2 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई। बलूचिस्तान के कुल 5028 मतदान केंद्रों में से केवल 961 यानी करीब 9% सामान्य है। पाकिस्तान आम चुनाव को लेकर 6,50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं आर्मी से नाराज लोग नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने नवाज शरीफ की पार्टी को सिलेक्ट कर लिया है। ऐसे में लोगों का मानना है कि आर्मी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। इस बार पाकिस्तान आर्मी का पूरा सपोर्ट नवाज शरीफ के साथ है। ऐसे में नवाज शरीफ के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। वहीं ये चुनाव बिलावल भुट्टो का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य राजनीतिक नेताओं ने अदियाला जेल में पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाला है और लोगों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की है। भारत के विपरीत पाकिस्तान में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। पाकिस्तान में जिस दिन चुनाव होता है उसी दिन रिजल्ट आने की परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार आज ही चुनाव रिजल्ट भी आ जाएगा। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।